वेलकम अगेन स्टूडेंट्स इन द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लासेस। चैप्टर हमारा चल रहा है सेवेंथ, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मेंट बाय एनवायरनमेंट? वातावरण का क्या मतलब है? एनवायरनमेंट इज डिफाइंड एज द टोटल प्लेनेटरी इनहेरिटेंस, यानी कि प्लेनेट पर जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, एंड द टोटलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज, और कुल मिलाकर इस पूरे प्लेनेट पर जितने भी रिसोर्सेज हैं वही कहलाता है इस पृथ्वी का वातावरण। इट इंक्लूड्स ऑल बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ईच अदर। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, जितने भी बायोटिक फैक्टर्स हैं या अबायोटिक फैक्टर्स जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी, ये सभी कहलाते हैं अबायोटिक फैक्टर्स। और इन सभी के द्वारा जो असर डाला जाता है एक दूसरे पर, जो ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, वही कहलाता है वातावरण। What happens when the rate of resources extraction exceeds that of their regeneration? जब संसाधनों का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है, अर्थात जिस स्पीड से वो पैदा नहीं हो रहे उससे ज़्यादा स्पीड से उनको कंज्यूम किया जाता है, तो इससे क्या होता है? इससे इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ता है। द एनवायरमेंट फेल्स टू परफॉर्म इट्स थर्ड एंड वाइटल फंक्शन ऑफ लाइफ सस्टेंस, एंड दिस रिजल्ट्स इन द एनवायरमेंटल क्राइसिस। जब रिसोर्सेज का अधिक से अधिक शोषण किया जाएगा तो पृथ्वी का जो तीसरा फंक्शन है, एनवायरमेंट का जो तीसरा फंक्शन है, वो अपने तीसरे फंक्शन को पूरा करने में फेल हो जाती है, जिसकी वजह से वातावरण में अलग अलग प्रकार के संकट जन्म लेते हैं। दिस इज द सिचुएशन टुडे ऑल ओवर द वर्ल्ड। और पूरी दुनिया में फिलहाल यही स्थिति बनी हुई है, अर्थात इतने रिसोर्सेज नहीं है जिससे ज़्यादा कि उनका शोषण किया जा रहा है अत्यधिक, और रीजनरेट वो हो नहीं रहे हैं उस स्पीड से जितने स्पीड से होने चाहिए। नेक्स्ट, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट। वातावरण में जो बायोटिक और अबायोटिक एलिमेंट्स हैं उनके बारे में यहाँ पर हमें बताना है। ऑल लिविंग एलिमेंट्स जैसे कि बर्ड्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स, फॉरेस्ट्स, फिशरीज एटसेट्रा आर बायोटिक एलिमेंट्स। जितने भी पक्षी हैं, जानवर हैं, पौधे हैं, जंगल हैं, या जितनी भी मछलियां हैं, और केवल मछलियां ही नहीं, इस प्रकार के और भी बहुत सारे जानवर हैं पृथ्वी पर भी और समुद्र के अंदर भी, ये सब बायोटिक एलिमेंट्स कहलाते हैं। ऑन द अदर हैंड अबायोटिक एलिमेंट्स इंक्लूड एयर, वाटर, लैंड, स्काई, सनलाइट are all examples of abiotic elements of the environment. हवा, पानी, ज़मीन, आकाश और सूर्य की किरणें, जो कि पंच तत्व कहलाते हैं इंसान के शरीर के लिए। इंसान का शरीर ही इन सब चीज़ों को मिलाकर बना है। ये सब चीज़ें कहलाती हैं अबायोटिक एलिमेंट्स। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिंग्विश बिटवीन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब वो रिसोर्सेज जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, उनको दोबारा पैदा किया जा सकता है। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ये वो रिसोर्सेज हैं जिनको पैदा नहीं किया जा सकता और एक समय आने पर ये ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इनको दोबारा बनने में लाखों साल लगते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच कैन बी यूज्ड विदाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज बिकमिंग डिप्लेटेड और एग्जॉस्टेड। अर्थात रिन्यूएबल रिसोर्सेज में इस बात की संभावना नहीं है कि ये खत्म हो जाएंगे, इनको दोबारा पैदा किया जा सकता है। एग्जाम्पल, ट्रीज इन द फॉरेस्ट एंड द फिशेज इन द ओशियंस। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑन द अदर हैंड आर दोज विच गेट एग्जॉस्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड यूज। अगर इनको लगातार एक्सट्रैक्ट करते गए तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, जैसे कि फॉसिल फ्यूल। अब फॉसिल फ्यूल किससे बनता है? ये अब से लाखों साल पहले जो बड़े बड़े जानवर मर गए थे
जंगल के जंगल जो दब गए थे उनसे ये फ्यूल पैदा हो रहा है, चाहे वो कोल हो चाहे वो क्रूड ऑयल हो। ये दोनों ही कहलाते हैं फॉसिल फ्यूल्स। इनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता, इनको बनने में लाखों साल लग जाते हैं। यही कहलाते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ट्रीज, फिश, पेट्रोलियम, कोल, आयरन ओर एंड वाटर। इनमें से हमें पहचानना है कि कौन सा रिन्यूएबल रिसोर्स है और कौन सा नॉन रिन्यूएबल। ट्रीज रिन्यूएबल, फिश रिन्यूएबल, पेट्रोलियम एंड कोल बोथ आर नॉन रिन्यूएबल, आयरन ओर नॉन रिन्यूएबल, वाटर रिन्यूएबल है, वो तो रिसाइकिल होता रहता है, दोबारा बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में कचरे को, कूड़े को, गंदगी को एब्जॉर्ब करने की जो शक्ति है वही कहलाता है एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी। इट मीन्स द एबिलिटी ऑफ द एनवायरमेंट टू एब्जॉर्ब डिग्रेडेशन। अर्थात जो भी डिग्रेडेशन हम लोग कर रहे हैं ज़मीन का या वातावरण का, या जो कंजम्पशन और प्रोडक्शन से जो कूड़ा कचरा पैदा होता है उसे एनवायरमेंट अपने आप ठीक कर देता है, लेकिन उसकी भी कैपेसिटी है। और फिलहाल हो क्या रहा है, हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा कचरा निकाल रहे हैं, डिग्रेडेशन हद से ज़्यादा कर रहे हैं, जो एनवायरमेंट की कैपेसिटी के बाहर है, और यही गलत है, सबसे बड़ी बात। नंबर 7, 2 मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज फेसिंग द वर्ल्ड टुडे आर डैश एंड डैश। ऐसे 2 ग्लोबल इश्यूज जो एनवायरमेंट से संबंधित हैं और पूरा विश्व उनको फिलहाल झेल रहा है, ये हैं ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट एनी 4 प्रेसिंग एनवायरमेंटल कंसर्न्स ऑफ इंडिया। पॉइंट नंबर 1, एयर पॉल्यूशन। पॉइंट नंबर 2, वाटर कॉन्टेमिनेशन, यानी कि इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, अपना जो केमिकल्स वगैरह हैं उन्हें ज़मीन में गड्ढा खोद कर बहुत गहराई तक उसमें छोड़ देते हैं, जिसमें जो समुद्र तल का जो पानी है वो कॉन्टेमिनेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो फिर हमारे पीने लायक नहीं रह जाता, या फिर नदियों में बहा देते हैं, वो भी वाटर कॉन्टेमिनेशन ही कहलाएगा। नंबर 3, सॉइल इरोजन। ज़मीन की जो ऊपर की परत है वो लगातार कमज़ोर हो रही है, हवा उसको अपने साथ उड़ा ले जाती है, बाढ़ का पानी उसको अपने साथ ले जाता है, जिसकी वजह से उपजाऊ शक्ति ज़मीन की घट रही है। नंबर 4, डिफॉरेस्टेशन। जंगलों की, पेड़ों की लगातार कटाई। यही 4 प्रेसिंग एनवायरमेंटल कंसर्न है इंडिया में फिलहाल, जिन पर जोर देने की आवश्यकता है। नंबर 9, द थ्रेट टू इंडियाज एनवायरमेंट पोजेज अ डिक्टोनॉमी। नेम दीज। पॉइंट नंबर ए, थ्रेट ऑफ पॉवर्टी। गरीबी जो है वो हद से ज़्यादा है, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, क्योंकि गरीब आदमी जो है वो अपना गुजारा करने के लिए पेड़ों की कटाई करता है, वही उसके लिए ईंधन का काम भी करते हैं, फ्यूल का काम, और वही पेड़ पौधों को बेचकर, लकड़ी को बेचकर अपने खर्चे पूरे करता है। पॉइंट नंबर बी, थ्रेट ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम एफ्लुएंट्स एंड अ रैपिडली ग्रोइंग इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रीज के द्वारा जो जहरीला पानी है, केमिकल वाला पानी है, उसे नदियों में बहाया जाना, जिससे कि वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। लगातार इंडस्ट्रीज का जो विकास हो रहा है, इससे हमारा एनवायरमेंट बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, इंडिया इज वन ऑफ द 10 मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड।
पूरे वर्ल्ड में जितने भी इंडस्ट्रियलाइज नेशंस हैं उनमें भारत भी एक है टॉप 10 में। बट दिस स्टेटस हैज़ ब्रॉट विद इट अनवांटेड एंड अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेज। लेकिन इसकी वजह से ऐसे परिणाम आ रहे हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। स्टेट दीज कॉन्सिक्वेंसेज, ये क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्या परिणाम आ रहा है सामने। अनप्लैंड अर्बनाइजेशन, शहरीकरण लगातार बढ़ता जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्र लगातार घट रहे हैं, शहर लगातार बढ़ रहे हैं, वो भी विदाउट प्लानिंग, जिसकी वजह से मकान वगैरह इस तरीके से लोग बना लेते हैं कि वो हवादार नहीं रहते, गंदगी ज़्यादा रहती है सड़कों पर, नालियाँ नहीं होती हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। अनप्लैंड अर्बनाइजेशन, पॉल्यूशन एंड द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट्स के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th, द CPCB सेंट्रल Pollution Control Board has identified dash categories of industries large and medium scale as significantly polluting। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने पहचान की थी 17 इंडस्ट्रीज की, 17, जो कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैला रही हैं इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12th, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Sustainable development is the development that meets the need of the present generation without compromising the ability of the future generation to meet their own needs। Sustainable development का मतलब है कि फ़िलहाल हमारी ज़रूरतें पूरी हो जानी चाहिए सारी की सारी, लेकिन इससे फ्यूचर जनरेशन को सफ़र ना करना पड़े, फ्यूचर जनरेशन को भी वही रिसोर्सेज मिलने चाहिए, उनकी भी ज़रूरतें वैसे ही पूरी होनी चाहिए जैसे कि हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13th, गिव द डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज गिवन बाय द सेमिनल रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर। एक सेमिनल रिपोर्ट है कॉमन फ्यूचर, अवर कॉमन फ्यूचर, उसके अंतर्गत सस्टेनेबल डेवलपमेंट को किस प्रकार से डिफाइन किया गया है। Sustainable development is meeting the basic needs of all and extending to all the opportunities to satisfy their aspirations for a better life। Sustainable development का मतलब है कि सभी लोगों की ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए और सभी लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो अपनी आकांक्षाओं को संतुष्ट कर सकें और एक बेहतर ज़िंदगी जी सकें। अगर ऐसा है तो इसका मतलब वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाएगा। How did Edward Barbier define sustainable development? ये कुछ समझाने के लिए बताया जा रहा है इतना सब कुछ। एग्जाम में इस प्रकार के नाम लेकर आपसे डेफिनेशंस वगैरह नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन समझने के लिए हर चीज़ ज़रूरी होती है, इसलिए इनको रटने की आवश्यकता नहीं है, बस समझिएगा। डेफिनेशन एक ही याद कर लीजिएगा, स्टार्टिंग वाली जो शायद अभी हमने क्वेश्चन नंबर 12 में की थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। क्वेश्चन 14 का आंसर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज वन विच इज डायरेक्टली कंसर्न्ड विद इंक्रीजिंग द मटेरियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पुअर एट द ग्रास रूट लेवल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सीधा सीधा संबंध है गरीब लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से। अगर गरीब आदमी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रहा है और वो भी ग्राउंड लेवल पर, ग्रास रूट लेवल का मतलब ग्राउंड लेवल पर, केवल कागजों में नहीं, यानी रियलिटी में दिखना चाहिए कि गरीब आदमी का जो जीवन स्तर है वो पहले से सुधर रहा है। दिस कैन बी क्वांटिटेटिव मेजर्स इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज्ड इनकम, जिसमें दिखाई देना चाहिए कि पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है देश में, खासकर गरीब आदमी की इनकम बढ़ रही है, रियल इनकम बढ़ रही है कंट्री की, दैट मीन्स रियल नेशनल इनकम, जिसे कांस्टेंट प्राइस पर निकाला जाता है। एजुकेशनल सर्विसेज बढ़ रही हैं देश के अंदर, हेल्थ केयर सर्विसेज अगर बढ़ रही हैं, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ अगर बढ़ रही हैं, वाटर सप्लाई अगर हर जगह अवेलेबल है, साफ पीने का पानी हर व्यक्ति के पास अवेलेबल है, तो यही कहलाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, डिस्क्राइब एनी 4 स्ट्रेटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Strategies for sustainable development. Point number 1,
यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एनर्जी के सोर्सेज जो हम लोग यूज़ करते हैं एनर्जी पैदा करने के लिए, उसमें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज को हमें यूज़ करना चाहिए, जैसे कि विंड पावर एंड सोलर रेज आर क्लीनर एंड ग्रीनर एनर्जी सोर्सेज बट आर नॉट येट बीन एक्सप्लोर्ड ऑन अ लार्ज स्केल ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेज। विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इनका यूज़ ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि ये क्लीनर और ग्रीनर एनर्जीज हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा हो नहीं पा रहा है क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा तादाद में इनको प्रोड्यूस नहीं किया जा पा रहा है, इनका यूज़ नहीं हो पा रहा क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी उस लेवल पर नहीं है इंडिया में जिस लेवल पर होनी चाहिए। नंबर 2, एलपीजी एंड गोबर गैस इन रूरल एरियाज। सब्सिडाइज्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज बीइंग प्रोवाइडेड। एलपीजी तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करा ही रही है घर घर में। इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल, इट रिड्यूसेज हाउस होल्ड पॉल्यूशन टू अ लार्ज एक्सटेंट। ये क्लीन फ्यूल है जिसकी वजह से हाउस होल्ड से जो निकलने वाला धुआं था कम से कम अब वो नहीं निकलता, पॉल्यूशन नहीं होता हाउस होल्ड की वजह से। वरना पहले घर में अंगीठियाँ जला करती थी, लकड़ियाँ जला करती थी, डंग केक्स का लोग यूज़ करते थे, जिसकी वजह से फैक्ट्रीज से घर से भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हुआ करता था। लेकिन अब कम से कम हाउस होल्ड पॉल्यूशन काफ़ी कम हो गया है, ना के बराबर। ऑल्सो एनर्जी वेस्टेज इज मिनिमाइज्ड, इससे एनर्जी वेस्ट भी नहीं हो रही है अब, वरना पहले अधिकतर एनर्जी वेस्ट हो जाया करती थी, लेकिन एलपीजी की वजह से, गोबर गैस की वजह से अब जो एनर्जी है वो बच जाती है, वेस्ट नहीं होती। कंटिन्यूड, यही क्वेश्चन अभी आगे चलेगा। पॉइंट नंबर 3, गोबर गैस प्लांट्स। These are being provided through easy loans and subsidy। गोबर गैस प्लांट्स के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार को सब्सिडी देनी चाहिए, लोन आसान किश्तों पर देना चाहिए, वो भी कम इंटरेस्ट रेट पर। फॉर द गोबर गैस प्लांट्स टू फंक्शन, कैटल डंग इज फेड टू द प्लांट। गोबर गैस प्लांट काम कैसे करता है? इसमें कैटल डंग यानी कि गोबर को एक प्लांट में डाल दिया जाता है एंड गैस इज प्रोड्यूस्ड विच इज़ यूज्ड एज फ्यूल, और वहाँ से जो गैस पैदा होती है उसको फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है। वाइल सैलरी विच इज़ लेफ्ट ओवर इज़ अ वेरी गुड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड सॉयल कंडीशनर, और बाकी जो सड़ा हुआ गोबर बच जाता है जिसे सैलरी कहा जाता है, वह ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बड़ा अच्छा है क्योंकि एक प्रकार का फर्टिलाइज़र है, मैन्योर है, और सॉयल कंडीशनर है ये क्योंकि इससे मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है, और वो भी नेचुरल तरीके से। पॉइंट नंबर 4, सीएनजी इन अर्बन एरियाज। शहरों में सीएनजी का प्रयोग होना चाहिए अधिक से अधिक। द यूज ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एज फ्यूल इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैज सिग्निफिकेंटली लोअर्ड एयर पॉल्यूशन। अगर अधिक से अधिक लोग सीएनजी का प्रयोग करेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में, यानी कि बसेज में, टैक्सीज में, ऑटो रिक्शाज में, तो इससे पॉल्यूशन जो है काफ़ी कम हो जाएगा। एंड द एयर हैज़ बिकम क्लीनर इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, और हमने देखा भी है कि पिछले कुछ सालों में हवा का जो स्तर है काफ़ी सुधरा है इसी वजह से, क्योंकि अधिकतर अब जो बसेज हैं, ऑटो रिक्शाज हैं या टैक्सीज हैं, उन्हें कंपल्सरीली सीएनजी पर कर दिया गया है। पॉइंट नंबर 5, विंड एनर्जी इन एरियाज वेयर स्पीड ऑफ विंड इज यूजुअली हाई। ऐसे क्षेत्र जहां पर हवा बहुत बढ़िया चलती हैं, तेज चलती हैं, विंड मिल्स कैन प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट। वहां पर विंड मिल्स का प्रयोग करके बिजली पैदा की जा सकती है बिना वातावरण को नुकसान पहुंचाए। विंड टर्बाइन्स मूव्स विद द विंड एंड इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड। विंड टर्बाइन्स हवा से घूमते हैं जिससे कि बिजली पैदा होती है। तो ये अच्छे तरीके हैं सारे के सारे जिससे हम लोग एनवायरमेंट को बचा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट स्टेप्स हैज द गवर्नमेंट टेकन टू रिमूव द एडवर्स इम्प्लीकेशंस ऑफ यूजिंग वुड, डंग केक्स और अदर बायोमास एज फ्यूल। सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं ताकि लकड़ी का प्रयोग ना किया जाए खाना पकाने के लिए, डंग केक्स का यूज़ ना किया जाए,
या इसी प्रकार के जो अदर बायोमास फ्यूल्स हैं उनका यूज ना हो। पॉइंट नंबर 1, सब्सिडाइज्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज बीइंग प्रोवाइडेड। इसके लिए सरकार ने कदम उठाया है कि गवर्नमेंट एलपीजी को सब्सिडाइज रेट पर अवेलेबल करा रही है। इट इज़ अ क्लीन फ्यूल, इट रिड्यूसेस हाउस होल्ड पॉल्यूशन टू अ लार्ज एक्सटेंट। इससे हाउस होल्ड पॉल्यूशन काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ चुका है। ऑल्सो एनर्जी वेस्टेज इज मिनिमाइज्ड, और इसकी वजह से एनर्जी अब वेस्ट भी नहीं होती, बहुत कम, ना के बराबर। पॉइंट नंबर 2, गोबर गैस प्लांट्स आर बीइंग प्रोवाइडेड थ्रू इजी लोन्स एंड सब्सिडी। सरकार ने जगह जगह ग्रामीण क्षेत्रों में सब्सिडी दी है, लोन्स अवेलेबल कराए हैं किसानों को, ताकि वो अपने घरों में गोबर गैस प्लांट लगाएं। फॉर द गोबर गैस प्लांट टू फंक्शन, कैटल डंग इज फेड टू द प्लांट एंड गैस इज प्रोड्यूस्ड। और इसके लिए एक प्लांट में गोबर को डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से गैस पैदा होती है गोबर के सड़ने के बाद, विच इज़ यूज्ड एज फ्यूल, while the celery which is left over is a very good organic fertilizer and soil conditioner। और बाकी जो सड़ा हुआ गोबर बच जाता है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बहुत अच्छा है, और साथ ही साथ इससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ती है। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं जो अगले सेशन में हम लोग करेंगे। थैंक यू।